जितना ज़्यादा पीवाईक्यू पढ़ते चले जाएंगे काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि एक आंसर क्यों सही है और बाकी 3 क्यों गलत, हर चीज़ का शॉर्ट नोट होना चाहिए बिकॉज बैक टू बैक 4 दिन एग्जाम देने होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रही हैं, इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा एंड क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछे गए, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू अच्छा था, कॉर्डियल था और सबिता अग्रवाल मैम का बोर्ड था। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अदिति उपाध्याय है। मैंने बीडीएस किया है बीएचयू से। यूपीपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। इसके पहले जब आपने इंटरव्यू दिया था तो क्या चीज़ हुई? सेम बोर्ड था और थोड़े इश्यूज थे। मुझे फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी कम थी, जो बीच में अपने आंसर्स को सपोर्ट करना था, तो मैं फैक्चुअली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, इस बार रिलेटेडली कम थे। तो आपको लगता है मेंस और इंटरव्यू दोनों में मतलब पिछली बार गलतियां हो गई? हाँ, मेंस में स्पेसिफिकली हिंदी में मेरा थोड़ा वीक था, 80s में नंबर रहे थे और फिर इंटरव्यू में भी बिलो एवरेज नंबर थे लास्ट टाइम। इस बार इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे वो थोड़ा बताएं। इस बार इंटरव्यू में मोस्टली मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड था। डेंटल एजुकेशन, नंबर ऑफ डेंटिस्ट इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस जो डेंटिस्ट्री से थे वो ज़्यादा पूछे गए थे। 4 लोगों का बोर्ड था जिसमें से 3 लोगों ने स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। मैम जैसे कि जो सबसे पहला स्टेज होता है वो प्री का होता है। आपने मतलब 2 बार इंटरव्यू दिया, इसके पहले आपने प्री क्वालिफाई करके फिर यहाँ तक आप पहुँची हैं। तो प्री के लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा? किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी, रणनीति किस तरीके से बनानी चाहिए? प्री के लिए होली ग्रेल होता है पीवाईक्यू सिलेबस। तो फिर जितना ज़्यादा पीवाईक्यू पढ़ते चले जाएंगे काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है और काफ़ी चीज़ें उसी लाइन पे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट टाइम। तो पढ़ने में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए वो पता चल जाता है। कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एंकर होने चाहिए प्री के प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि पीवाईक्यू हम लगा रहे हो तो मतलब पीवाईक्यू पढ़ते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ें मतलब छोड़ना है या फिर ये चीज़ें मतलब हमें कलेक्ट करना चाहिए? पीवाईक्यू मोस्टली सिर्फ एज अ क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन का सोर्स क्या आ रहा है, कौन से स्टैटिक से या कौन से करंट इवेंट से इंस्पायर हो रहा है। उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि एक आंसर क्यों सही है और बाकी 3 क्यों गलत है, ये भी एनालाइज करना चाहिए। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पे 30 से 40 मिनट का रिसर्च पर क्वेश्चन होना चाहिए। जब पीवाईक्यू लगाएं तो क्या हमें मतलब नोट्स वगैरह भी मतलब नोट डाउन करते कुछ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया बाकी के 3 एलिमिनेट क्यों हो रहा है उसको हाईलाइट करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन सेटअप होता है तो ये आंसर क्यों नहीं होना चाहिए। बिकॉज हाँ, जब भी हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, इट्स मच बेटर टू रिकॉल कि वाई इट इज़ नॉट एन आंसर देन वाई दिस इज एन आंसर। बाकी जब प्री की तैयारी करें तो मतलब प्री की पूरे ओवरऑल तैयारी में भी शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। बनाए तो किस तरीके से बनाए? मैंने इस बार ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्योंकि वो इजी हो जाता है एडिट करने में, हाईलाइट करने में। तो लास्ट टाइम मैंने कॉपी में फॉर्मेट में पूरा नोट्स बनाए थे। बोथ आई वाज कंफर्टेबल दोनों में। बट आई थिंक कि जो करंट अफेयर्स है उसका फोकस एरिया पीवाईक्यू से ही कैसे इंस्पायर्ड उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको प्रॉपरली हाईलाइट करके शॉर्ट नोट्स हमेशा हेल्प करता है प्री मेंस इंटरव्यू, इवेंट इंटरव्यू में भी करता है। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें आप फॉलो करती थी? मतलब मंथली मैगजीन या फिर आप ईयरली ज़्यादा प्रेफर करती थी? मोस्टली मैंने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करके द हिंदू और अपने खुद के ही नोट्स बनाए थे ऑनलाइन। और फिर जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एक ईयरली कंपाइलेशन आता है जिसमें यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर में कई बार स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ मिस हो जाती है। तो उसके लिए जो गैप्स थे वो उसमें से घटना चक्र की दृष्टि 2024 वाली जो अभी मेरी मार्केट में होगी, तो उससे बाकी वो गैप्स फिल कर सकते हैं। बाकी जैसे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी खबरें होती हैं, तो हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सिलेबस प्रॉपरली अगर हमें पता होगा तो अपने आप आइडेंटिफाई होने लगेगा कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज देख कर ही न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ गुड स्ट्रैटेजी। और बाकी मेंस की ओवरऑल बात करें तो मेंस के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिलेबस के पॉइंटर्स प्रॉपरली कंप्लीट हो। सेकेंडली हर चीज़ का शॉर्ट नोट होना चाहिए बिकॉज बैक टू बैक 4 दिन एग्जाम देने होते हैं
और उसके बाद रिवीजन का टाइम बहुत कम होता है, तो एक्सट्रीमली शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हमारे पास जिसमें डेटा हो, क्योंकि मेंस में नंबर तभी आते हैं जब प्रॉपर डेटा से हम अपने आर्गुमेंट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। तो डेटा, स्कीम्स, ये सब के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसके साथ। बाकी करंट अफेयर की बात करें, चाहे पहले फिल्म्स का जानेंगे कि मतलब कितना पुराना फिल्म्स का करंट अफेयर पूछा जाता है, और मेंस में भी यदि क्वेश्चन करंट अफेयर के इंक्लूड हो रहे हैं तो कितना लगभग पुराना हमें ध्यान देना चाहिए मेंस। मैंने 1 ईयर करंट अफेयर्स प्लस इसके साथ कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी होते हैं जो ओवर द पीरियड 5-4 ईयर्स से चल रहे हैं, बट उसके लिए स्पेसिफिकली मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो पेपर में अपने आप आते ही रहते हैं। तो यूजुअली दे ग्रैब आवर अटेंशन। 1 ईयर फ्रॉम द एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स का करना चाहिए। लाइक अभी 17th को एग्जाम है मोस्ट प्रॉब्ली, तो February मंथ तक का करंट अफेयर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो अपने आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, मतलब ताकि आंसर देखने में अच्छा लगे और नंबर वगैरह भी वहाँ पर इंक्रीज हो। यूज़ ऑफ सब हेडिंग्स, तो उससे बिकॉज एग्जामिनर को बहुत जल्दी कॉपी चेक करनी होती है, तो जब सब हेडिंग्स लिख के हम उसे हाईलाइट कर देंगे तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ें आगे आने वाला है आंसर में। ऑल्सो जो हम डेटा लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करना, डेटा को इनोवेटिवली और इलस्ट्रेटिव तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे कि अगर हमें कोई डेटा देना है एम्प्लॉयमेंट राइज का, तो रैदर दैन राइटिंग द डेटा हम एक ग्राफ बना सकते हैं, तो उससे जल्दी अगर गो थ्रू कर रहा होगा कोई एग्जामिनर तो उनको आसानी होगी। इससे नंबर जंप में भी इलस्ट्रेशन जब ज़्यादा आते हैं आंसर्स में, तो मैंने ऐसे देखा है कि मुझे रिलेटिवली बेहतर नंबर मिले हैं। पेपर 5 और 6 के लिए इस बार आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि इस बार नया इंक्लूड हुआ था ये? क्योंकि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम भी दिया था और बैक टू बैक एग्ज़ाम था, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाई हो पाई थी बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच। पेपर 5 बहुत स्टैटिक है, तो उसके लिए जो प्रीलिम्स में मैंने स्टैटिक नोट्स बनाए थे हिस्ट्री वगैरह से, वो सिमिलरली कॉपी हुए थे। यूपी टूरिज्म के लिए अलग से मैंने पढ़ाई की थी और उसके नोट्स बनाए थे। और पेपर 6 में मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से या जो यूपी स्टेट के न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे एक बार एक हर एरिया में उन गवर्नमेंट स्कीम्स को नोट कर लिया, एंड बजट ऑफ द स्टेट वो पढ़ा था मैंने अलग से। कई बार जब तैयारी करते हैं तो मतलब डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है, तो उस दौरान हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि मतलब अपनी तैयारी में बने रहें? मुझे लगता है एक ब्रेक लेना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, और जो आपको पसंद है वो आप करें। कोई मूवी देखनी है, कहीं घूमने जाना है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, एक बार ब्रेक लेके जब हम वापस आते हैं तो 2 चीज़ें होती है। एक तो माइंड फ्रेश होता है और थोड़ा सा हमें वो भी लगता है कि हमने इतना समय वेस्ट कर दिया, तो दोबारा की जो एनर्जी होती है वो यूजुअली जो फ्लैट लाइन आ जाता है प्रिपरेशन में, उससे काफ़ी ज़्यादा पीक करती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक